हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डायनामिक लॉ एसोसिएशन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि साइकोलॉजी की टाइप्स क्या हैं, साइकोलॉजी खुद क्या है और उसका लॉ में क्या स्कोप है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स के ऊपर साइकोलॉजी बेस करती है। तो साइकोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट समझने से पहले हमें ये समझना है कि स्कूल ऑफ थॉट्स का मतलब क्या है। तो स्कूल ऑफ थॉट का मतलब ये है कि कोई भी आइडिया, कोई भी बिलीफ, कोई भी सोशल मूवमेंट या कोई भी चीज़ जो कि सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल्स उसको फॉलो कर रहे हों, सेम थिंकिंग हो उनकी उस चीज़ के ऊपर। तो साइकोलॉजी के 7 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिसके ऊपर सारी साइकोलॉजी की जितनी भी टाइप्स हैं वो इन्हीं के ऊपर बेस करती है। तो सबसे पहले है स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म, साइको एनालिसिस, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ह्यूमनिज्म, और ये सब कुछ अब हम फर्दर आगे डिटेल में जाके पढ़ने वाले हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्ट्रक्चरलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है वो हमें ये कहता था कि जितने भी हमारे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं ना वो कुछ पार्ट्स में होते हैं, ठीक है। और इसके फाउंडर या जो इसके पायनियर थे ही वाज विलियम वुंडिट, और उनका ये कहना था कि हमारे दिमाग में कुछ भी चल रहा है ना तो उसको हम थ्रू इंट्रोस्पेक्शन चेक कर सकते हैं। आप इंट्रोस्पेक्शन का प्रोसेस क्या है कि आपके माइंड के अंदर जितने भी मेंटल प्रोसेसेस हैं, यानी इंसान कुछ भी सोच रहा है या कुछ करने वाला है तो वो उस चीज़ को या बता दे या फिर बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट आप उससे उगलवा लो। लेकिन अब क्या हुआ कि इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली। अब अप्रिसिएशन इसलिए मिली क्योंकि दिस वाज द स्टार्ट जहाँ पे अब साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी की तरफ जा रही है, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे मसला क्या था कि एक ये बात की गई कि ये इंट्रोस्पेक्शन, अब हम जब साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है, तो एंड बिहेवियर। तो अब जो साइंटिफिक स्टडी होती है वो तो आप प्रूफ कर सकते हो ना, तो अब दिमाग में इंसान क्या सोच रहा है उसको आप प्रूफ तो नहीं कर सकते, तो वो फिर इंट्रोस्पेक्शन के प्रोसेस की वजह से इसको काफ़ी क्रिटिसिज्म भी। अब जो सेकेंड टाइप है वो है फंक्शनलिज्म। अब ये पर्सपेक्टिव क्या कहते हैं, ये पर्सपेक्टिव कहता है कि अब स्ट्रक्चरलिज्म में तो आप उसके पॉइंट्स या उसके बेसिक्स पार्ट्स देख रहे थे ना, तो अब फंक्शनलिज्म में आप ये देखते हो कि उस चीज़ का फंक्शन क्या है, यानी अगर इंसान कोई चीज़ करता है तो वो किस वजह से करता है। यहाँ पे अब रीजनिंग आ गई, रीज़न के ऊपर जो साइंटिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकियाट्रिस्ट हैं वो ज़्यादा रिसर्च करने लग पड़े, और ये प्रिंसिपल दिया गया था विलियम जेम्स के थ्रू। अब इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म किया गया। रीज़न ये थी कि इसमें भी इंट्रोस्पेक्शन का प्रोसेस ही हो रहा था, अभी तक इसमें एक साइंटिफिक स्टडी है, साइंटिफिकली हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये पर्सपेक्टिव नहीं आया था। अब यहाँ पे आप दोनों को डिफरेंस देखिए कि स्ट्रक्चरलिज्म कहता था कि चीज़ों को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसका सोल्यूशन निकाला जाए। फंक्शनलिज्म कहता था कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म बोलता था कि माइंड के डिफरेंट पार्ट्स को एग्जामिन करने के ऊपर था, और ये क्या करता था, जो फंक्शनलिज्म का प्रोसेस था वो ये देखता था कि जो माइंड है वो फंक्शन कैसे करता है डिफरेंट एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब स्ट्रक्चरलिज्म कहता था, उसने इंट्रोस्पेक्शन इस्तेमाल की, अब इसने भी जो है वो इंट्रोस्पेक्शन इस्तेमाल की लेकिन विद सम ऑब्जेक्टिव मटीरियल एज। स्ट्रक्चरलिज्म में जो साइकोलॉजिस्ट है वो स्टडी करता है फीलिंग्स और सेंसेशन, और फंक्शनलिज्म में जो स्टडी की गई थी वो थी मेमोरीज और इमोशंस। तो अब हमारे पास आ गया बिहेवियरिज्म का पर्सपेक्टिव। अब ये पर्सपेक्टिव ये कहता था कि जो चीज़ें इंसान की बाय बर्थ उसकी नेचर में हैं, या जब वो इन्फेंट है तब तो चलो चीज़ें लर्न की गई हैं, वो एक अलग चीज़ें हैं, लेकिन जब जो चीज़ें इंसान अपनी इन्वायरमेंट से सीखता है उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और इंसान तकरीबन सारी चीज़ें ही अपने इन्वायरमेंट से सीख रहा होता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे जब वो ग्रो अप कर जाता है, और जो टाइम टू टाइम वो अपने अंदर चेंजेस लेके आता है, अपने आप को ग्रूम करता है, तो वो इसी वजह से करता है क्योंकि उसकी जो इन्वायरमेंट है वो उससे लर्न कर रहा है। इसके बाद 20th सेंचुरी में हमारे पास गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आई, जो कि क्या उसने कहा कि चीज़ें एज अ होल, यानी कि डिफरेंट चीज़ें अगर पार्ट्स में डिवाइड हुई भी एज अ होल एक साथ पड़ी हुई हों तो वो एक सब यूनिट बनाती हैं। ये चीज़ें हमारे माइंड को लग रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए
पिक्चर को। इसमें एक इमेज में कुछ सर्कल्स जो हैं, डॉट्स इकट्ठे पड़े हुए हैं और हमें क्या वो लुक दे रहा है एज अ होल एक बॉक्स की। इसी तरह अगर हम सेम शेप को अगर हम डिफरेंट पैटर्न के ऊपर रख दें तो तब भी हमें वो एक लगता है। इसी तरह समटाइम्स क्या होता है कि हम डिफरेंट शेप्स को इकट्ठा रख देते हैं और वो कलेक्टिवली एक हमें एज अ होल एक इमेज दे रहा होता है जो कि हमारे माइंड में है। ठीक है, ये चीज़ें हमारे जस्ट माइंड की सारी गेम है कि हमारा माइंड उसको ऐसा दिखा रहा है, हालांकि असल में वो चीज़ें सारी अलग अलग पड़ती। अब नेक्स्ट आ जाता है कॉग्निटिविज्म। अब ये पर्सपेक्टिव क्या कहता था, ये कहता था कि जो भी चीज़ें हम लर्न करते हैं वो डिपेंड करता है हमारे माइंड के ऊपर कि वो किस तरह से चीज़ को ले रहा है एंड देन उसको प्रोसेस कर रहा है अंदर और फिर उसके बाद रिजल्ट शो कर रहा है। तो अगर एक बंदे की मेंटल हेल्थ ठीक होगी दैट मीन्स कि वो अच्छे तरीके से चीज़ें लर्न भी कर। इसके बाद हमारे पास ह्यूमनिज्म का एक कॉन्सेप्ट आया जो कि ये कहता था कि ह्यूमन इटसेल्फ अलग एज अ इंडिविजुअल एक यूनिक बीइंग है और कोई भी हर बंदे के अंदर यूनिकनेस अपनी है। हम ये नहीं कह सकते कि दो लोग बिल्कुल सेम हैं, वो सेम नहीं है। हाँ, कोई एक आइडिया एक पॉइंट पे सेम हो सकते हैं लेकिन एज अ होल सेम नहीं हो सकते। तो हर ह्यूमन बीइंग डिफरेंट है। तो इसका लास्ट जो अब है हमारे पास पर्सपेक्टिव वो है साइको एनालिसिस। अब साइको एनालिसिस का पर्सपेक्टिव ये कहता था कि बाय टॉकिंग थेरेपी आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के रिलेशनशिप को चेक करके आप अपने जो भी पेशेंट है जो भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को फेस कर रहा है उसको ट्रीट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम मेडिसिन या और कुछ चीज़। जस्ट आपको अगर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का रिलेशनशिप समझ आ जाए तो आप टॉकिंग थेरेपी के थ्रू उसको जो है ट्रीट कर सकते हो, जो कि आजकल साइकोलॉजिस्ट यही करते हैं, साइको एनालिसिस करके अगले बंदे को ठीक। So this was all for today's video. Keep watching our channel and don't forget to subscribe it.